फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ITR 7 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 कैसे फाइल कर सकते हैं आप ये बताऊंगी। इसके लिए मैंने छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ट्रस्ट का इंट्रोडक्शन कैसे है और ITR 7 में जो बेसिक अपने शेड्यूल्स हैं वो कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ट्रस्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए आप जब incometaxindia.gov.in साइट पे जाएंगे तो वहाँ ट्रस्ट के लिए एक अलग से ही टैब है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इंट्रोडक्शन में आपको पता चलेगा कि इनकम टैक्स एक्ट में ट्रस्ट किसको बताया गया है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में चैरिटेबल पर्पस को एक्सप्लेन करा गया और ये 6 लिम्स में डिफाइन करे गए हैं कि कौन कौन से पर्पस है। तो 6 लिम्स को बताया गया है। फर्स्ट है रिलीफ ऑफ द पुअर, सेकेंड है एजुकेशन, थर्ड है मेडिकल रिलीफ। ये सारे पर्पस पे चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर सकती है। फोर्थ है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट और places or objects of artistic or historic interest, and last is the advancement of any other objective of general public utility. So these are the 6 limbs which defines the charitable purpose. तो अगर आपकी जो ट्रस्ट है वो इन 6 लिम्स में फॉल करती हैं तो बिल्कुल सेक्शन 11 के तहत वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती है। अब फॉल तो करेगी ही क्योंकि आखिरी वाला जो लिम है वो है द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर आप ऊपर स्पेसिफिक कोई भी लिम्स में नहीं फॉल कर रहे हैं और लास्ट लिम में फॉल कर रहे हैं तो भी आप चैरिटेबल पर्पस में कवर हो जाएंगे। बस आपका जो ऑब्जेक्टिव वो जनरल पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड होना चाहिए। अब जब आप ट्रस्ट रन कर रहे हैं या आपके क्लाइंट जो ट्रस्ट रन कर रहे हैं उसमें डोनेशन ग्रांट्स वगैरह है, बट अलोंग विद दैट अगर वो बिजनेस भी रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन से रिलेटेड वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एंड उसके लिए उनको बुक्स भी बनानी पड़े, तो बुक्स जो पब्लिशन हाउस है वो आपके बिजनेस एंड पर्पस पे कवर होगा। तो एक ट्रस्ट ने ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस और एनी एक्टिविटी रेंडरिंग एनी सर्विसेज इससे रिलेटेड भी काम कर सकती है जिसमें प्रॉफिट हो। बताया गया है इसी सेक्शन में कि अगर आप फर्स्ट 5 लिम्स में फॉल करते हैं और आपका ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस भी है तो आप कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए टू दी मेन पर्पस ऑफ द ट्रस्ट। बट अगर आप लास्ट लिम में फॉल करते हैं दैट इज एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो जो आपकी टोटल रिसीट आई है साल भर में उसमें से सिर्फ 20% तक ही आपका ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस हो सकता है। 20% को आप एक्सीड नहीं कर सकते, उसके अंदर ही आपको रखना है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस साल का जो ITR 7 है वो इस पॉइंट को कैप्चर करता है। अगर आपका लास्ट लिम में फॉल होता है आपके ऑब्जेक्टिव तो आपको बहुत ध्यान से रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि आपसे डिस्क्लोजर भी मांगा जा रहा है कि अगर कोई अदर बिजनेस है तो उसकी जो रिसीट है वो कितनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए ट्रस्ट का, उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल करें। इंट्रोडक्शन, पैन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी हेड ऑफ इनकम है ट्रस्ट की, तो नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी की हो सकती है, कैपिटल गेन की हो सकती है, बिजनेस और प्रोफेशन की, अदर सोर्सेज की। बिजनेस एंड प्रोफेशन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। टैक्स पेमेंट कैसे हो सकता है, रिटर्न फाइलिंग कैसे हो सकती है, इज इट मैंडेटरी फॉर ट्रस्ट टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन 139 4A 4C 4D और 4E के तहत रिटर्न फाइल होती है एक ट्रस्ट की। Further, a trust not covered in above provision is required to file return of income if its gross total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax। मतलब आपकी gross total income ट्रस्ट की आप देखिए जो gross total income है without giving exemption under section 11 and 12, exemption देने के पहले जो टोटल इनकम है वो अगर 2,50,000 से अबव है तो उनको रिटर्न फाइल करना है और उनका ऑडिट भी होना है। कौन कौन से फॉर्म है, तो अगर आप इनकम टैक्स में ट्रस्ट
सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है, 12AB में रजिस्टर्ड है, तो आपको ITR 7 फाइल करना है, एंड अदर देन ट्रस्ट ITR 5 फाइल होगा। ITR 5 कौन कौन फाइल करता है? जो इंडिविजुअल नहीं हो, HF नहीं हो, कंपनी नहीं हो, और वो पर्सन जो ITR 7 फाइल कर रहे हो। और ITR 7 आपको कब फाइल करना है? अगर सेक्शन 139(4)A के तहत आप लाइबल है, 4B, 4C, 4D। आप इस साइट में सारे सेक्शंस पढ़ सकते हैं क्योंकि सब कुछ लिंक्ड है। 139(4)A क्या कहते हैं? जो 11 और 12 सेक्शन का बेनिफिट ले रहे हैं पर्संस, उनको 139(4)A के तहत ITR 7 फाइल करना है। 4B किन के लिए एप्लीकेबल है? जो पॉलिटिकल पार्टीज है और उनको रिटर्न फाइल करनी है, तो वो 139(4)B के तहत रिटर्न फाइल करते हैं। और जो सेक्शन 10 का बेनिफिट ले रहे हैं, सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का बेनिफिट ले रहे हैं, एग्जेम्पशन ले रहे हैं, तो उनको 139 सबसेक्शन 4C के तहत रिटर्न फाइल करनी है। एंड 4D जो है वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन, जो कि सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 के क्लॉज 2 और 3 में फॉल करते हैं। तो these are the 4 section under which you have to file ITR 7. रिफंड, अपील, इन सब से रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं, सब सेम है। मेन अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन में क्या है, तो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12AB के तहत ट्रस्ट को करवाना पड़ता है, तभी वो क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 11 का बेनिफिट। कौन सा फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का? तो फॉर्म नंबर 10A है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर सारे मेंशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन कौन कौन से सेक्शन की है? तो सेक्शन 11 इज दी मेन सेक्शन। सेक्शन 10 है जो 1023C, जो एजुकेशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए सेक्शन 10 के तहत वो रिटर्न फाइल करते हैं। बट आज मैं वीडियो में आपको सेक्शन 11 समझाने वाली हूँ। Section 11 provides exemption for income derived from property held under trust wholly for charitable or religious purpose to the extent such income is applied for charitable or religious purpose in India. जितना आप अप्लाई करोगे उतना ही एग्जेम्पशन माना जाएगा, मतलब एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब किन किन चीजों को एप्लीकेशन माना जाता है सेक्शन 11 में, इसकी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है बिफोर फाइलिंग ITR 7। सेक्शन 11 का जो सबसेक्शन 1 है, subject to the provision of section 60 to 63, the following income shall not be included in the total income of the previous year of the person in receipt of the income। इसका ये मतलब है कि जो अभी हम A से सारे क्लॉज देखेंगे, वो वाली इनकम टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। दैट मीन्स वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जो आपकी टोटल रिसीट है, रिसीट आई होगी साल भर में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, उसमें से ए से लेके डी तक और उसके बाद फर्दर जो एक्सप्लेनेशन बताए जाते हैं, उसके तहत आपकी जो इनकम जो आपको रिसीव हुई है उसको एप्लीकेशन बताते जाएंगे। जैसे जैसे एप्लीकेशन बताते जाएंगे आपकी वो इनकम एक्सक्लूड हो जाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम में से। तो फर्स्ट कौन सी इनकम बताई गई है कि जितनी भी आपको रिसीट आई हो साल भर में, उसका 15% आप अलग कर लीजिए, वो एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट रहेगा। इनकम derived from property held under trust wholly for charitable or religious purpose to the extent to which such income is applied to such purpose in India and where any such income is accumulated or set apart for application to such purpose in India to the extent to which the income so accumulated or set apart is not in excess of 15% of income for फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। इसका ये मतलब है कि इनडायरेक्टली आपको 85% तक अप्लाई करना जरूरी है, तभी आपकी जो पूरी इनकम है, टोटल इनकम जितनी आपको साल भर में मिली है या मिलनी है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये हमें कौन कहता है? ये क्लॉज ए कहता है, 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, कि आपको 85% तक यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। क्लॉज बी क्या कहता है? इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट इन पार्ट ओनली फॉर सच पर्पस द ट्रस्ट हैविंग
been created before the commencement of this act to the extent to which such income is applied to such purpose in India, and where any such income is finally set apart for application to such purpose in India to the extent to which the income so set apart in is not in excess of 15% of the income from such property. यहाँ पर भी वो 15% की बात कर रहे हैं, बट ये उन ट्रस्ट के लिए है जो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट बनी है। थर्ड जो क्लॉज है सी, इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 1 April 1952 for charitable purpose which tends to promote international welfare in which India is interested to the extent to which such income is applied to such purpose outside India, and for charitable or religious purpose created before 1 April 1952 to the extent to which such income is applied to such purpose outside India. तो आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड भी आपके एग्जेम्पशन है। अब क्लॉज डी क्या कहता है, इनकम इन फॉर्म ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस। अगर आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला है और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन से मिला है कि ये आपको खर्च नहीं करना, ये आपका कॉर्पस का पार्ट बनना है, अगर ये इस डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन से मिला है तो वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 से इसमें एक कंडीशन बताई गई है कि ऐसे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को आपको कंपल्सरली 11 सबसेक्शन 5 में जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया गया है उसके हिसाब से उसको अलग रखना है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन वन और मोर ऑफ द फॉर्म और मोड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 मेंटेन्ड स्पेसिफिकली फॉर सच पर्पस। मतलब जो कॉर्पस है, कॉर्पस आपने जो मेंटेन किया है उसी को स्पेशली इन्वेस्टेड रखना है 11(5) में जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बताए गए हैं, तभी ये एग्जेम्प्ट होगा। पहले तो क्या है, अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन के तहत कॉर्पस का फॉर्म, कॉर्पस का पार्ट बन भी रहता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन तो एग्जेम्प्ट है, बट फाइनेंशियल ईयर 21-22 से स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपको उसको इन्वेस्टेड भी रखना है अलग। और इन्वेस्टमेंट कौन से, वही मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में बताए गए हैं। अब इसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन 1 फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड बी। जो ऊपर हमने क्लॉज ए और बी पढ़ा था 15% वाले जो बात कह रहा था, उसको कंप्यूट कैसे करेंगे, तो इन कंप्यूटिंग द 15% ऑफ द इनकम विच मे बी एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट, any such voluntary contribution as referred to in section 12 shall be deemed to be part of income। अब ये सेक्शन 12 क्या कहता है, तो सेक्शन 12 कहता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो स्पेसिफिक डायरेक्शन से नहीं दिए जाते हैं, मतलब कि दान पेटी में डाल के चले गए और हमें उसका जो सोर्स है वो पर्सन की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो वाले जो कंट्रीब्यूशन है वो सेक्शन 12 में कवर होते हैं। If in the previous year the income applied to charitable or religious purpose in India falls short of 85% of income derived during the year from property held under trust, or as the case may be held under trust in part by any amount, for the reason that whole or any part of the income has not been received during the year or फॉर एनी अदर रीजन। सबसे एक्सप्लेनेशन 1 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बता रहा है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को भी आपको ऐड करना पड़ेगा इनकम में, उसके बाद ही आपको वो टोटल इनकम का 15% सेट अपार्ट करना है, मतलब वो तो हम मानेंगे कि वो तो आपका अप्लाई हो ही गया है। अब बाकी का जो 85% है, अगर आप 85% अप्लाई नहीं कर पाए, मतलब खर्चा नहीं कर पाए, यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 21-22, और उसका जो रीजन है खर्चा नहीं करने का वो ये है कि हमें एक्चुअली में रिसीव हुई ही नहीं है इनकम, अक्रूवल बेसिस पे आपने बुक तो कर दी अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बट उसको एक्चुअली आपको रिसीव नहीं है। जब तक रिसीव नहीं होगी तो फिर एक्चुअल यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो इस वजह से अगर ये रीजन है, इसके कारण आप 85% तक नहीं यूटिलाइजेशन कर पाए, ये इसके अलावा कोई और रीजन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जितना भी शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल को आप
एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जिस साल अगर रीजन आपका ये है कि इनकम रिसीव ही नहीं हुई फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, इसलिए यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो जितनी इनकम नहीं रिसीव हो पाई उसको आप जिस साल रिसीव होगी, अगर वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मिले तो 22-23 में आप खर्चा कर लेना, अगर वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मिले तो आप 23-24 में कर लेना यूटिलाइजेशन, और उसके बाद के एक साल और आपको दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 1 लाख की ऐसी कोई इनकम है जो कि अक्रूवल बेसिस में हमने बुक करी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बट वो एक्चुअली बैंक में रिसीव नहीं हुई है, और वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में रिसीव होगी, तो ये सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है कि आप एक्सप्लेनेशन 1 क्लॉज 2 के तहत उसको जिस साल आपको मिले तब आप यूटिलाइज कर लेना। मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मिल रही है तो 22-23 में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और आपको एक और साल दिया जाता है, वो है जिस साल मिले उसके नेक्स्ट साल। तो 2 साल मिलते हैं अगर इनकम रिसीव नहीं होती, और कोई अदर रीजन होता है तो सिर्फ एक ही साल होता है कि जिस साल भी आपको वो इनकम रिसीव हो या डिराइव हो उस साल आपको वो खर्चा करना है। तो अब मैं आगे आपको पढ़ती हूँ। यहाँ 2 रीजन बताए गए जिसके तहत आप 85% यूटिलाइज नहीं कर पाए। देन इन द केस रेफर टू इन सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 1 क्या कहता है, इनकम रिसीव ही नहीं हुई थी, सो मच ऑफ इनकम अप्लाइड टू सच पर्पस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच, जिस साल in which the income is received, जिस साल इनकम रिसीव होगी, और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग एज डज नॉट एक्सीड द सेड अमाउंट। मतलब जिस साल मिल रही है और उसके नेक्स्ट ईयर आपके पास टाइम है। इन द केस refer to in subclause 2, 2 क्या है, any other reason, so much of the income applied to such purpose in India during the previous year immediately following the previous year in which income was derived as does not exceed the said amount। तो जो एक्सप्लेनेशन 1 के क्लॉज 2 में एक्यूमुलेशन बताया जा रहा है, अब आपको इसके लिए क्या करना है, एक्यूमुलेट ही करना है, बट इसके लिए आपको एडिशनल फॉर्म फाइल करके एक्यूमुलेट करना है। वो कौन सा फॉर्म है, फॉर्म नंबर 9A। तो 9A फाइल करना पड़ेगा, तभी एक्सप्लेनेशन 1 के क्लॉज 2 में एक्यूमुलेशन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ ITR 7 के पहले, क्योंकि अभी जब हम शेड्यूल्स देखेंगे तो इस एक्यूमुलेशन के लिए सेपरेट शेड्यूल है, और वहां पर वो कैसे बात करे जा रहे, वहां जो लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज है ITR 7 की, वो सेक्शंस के तहत और एक्सप्लेनेशन में ही बात करता है कि वेदर यू हैव एनी एक्यूमुलेशन अंडर एक्सप्लेनेशन 1 क्लॉज 2, तो ये पता तो हो कि ये क्या कहता है। इसलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ सबसे पहले। अब आगे ये बताया गया कि आपको ये इसके लिए फॉर्म 9A फाइल करना है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, एनी अमाउंट credited or paid out of income referred to in clause A or B read with explanation 1 to any fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or a medical institution referred to in subclause 4 or subclause 5 or subclause 6 or subclause 6A or of clause 23C of section 10 or any other trust or institution referred to in 12AA or 12AB as the case may be, being contribution with a specific direction that it shall form part of the corpus shall not be treated as application of income। ये क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि भैया हमने अभी जो ऊपर एक्यूमुलेशन की बात की थी, कौन से, एक्सप्लेनेशन 1 के 2, इसमें जो एक्यूमुलेशन किया और जिस साल आपको रिसीव हो रहा है या डिराइव हो रही है इनकम, उस साल अगर आप यूटिलाइजेशन जो बता रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि आपने किसी अदर ट्रस्ट को डोनेट कर दिया वो वाला पैसा, और डोनेट करने के बाद क्या है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में डोनेट किया कि ये कॉर्पस का पार्ट बने, वो वाली ट्रस्ट का कॉर्पस का पार्ट बने, तो ये यूटिलाइजेशन नहीं माना जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कि आपने एक तो पहले एक्यूमुलेट करा, अब जब आपको यूटिलाइज करना है तो आप यूटिलाइज कैसे करें, दूसरे ट्रस्ट को पैसे देके और स्पेसिफिकली कॉर्पस का डायरेक्शन देके, तो ये नहीं माना जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन 2 में वो डिसअलाउड है। एक्सप्लेनेशन 3 क्या बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन अंडर क्लॉज A और B, the provision of subclause IA and of clause A of section 40 and subsection 3 or 3A of 40A shall mutatis mutandis apply as they
apply in computing the income chargeable under the profit and gain of business and profession, मतलब आप रिलेटिव को पैसे नहीं दे सकते। एक्सप्लेनेशन 3A फाइनेंशियल 21-22 से अप्लाई हो रहा है, ये नया एक्सप्लेनेशन ऐड करा गया है। इसमें बताया गया है कि अगर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनी टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च और एनी अदर प्लेस नोटिफाइड अंडर सब क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 80G, इनको वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव होता है फॉर रेनोवेशन और रिपेयर ऑफ सच टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च और एनी अदर प्लेस, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। पर जो वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अप्लाई आपको उसी पर्पस पे करना है जो ओरिजिनली कॉर्पस बना है। डज नॉट अप्लाई सच कॉर्पस फॉर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन टू एनी पर्सन, आपको ये कॉर्पस को किसी और पर्सन को डोनेट करना नहीं है। मेंटेन सच कॉर्पस एज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल एंड आपको इसको इन्वेस्टेड रखना है in any of the mode specified under section 11 subsection 5। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अगर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन जो स्पेसिफिकली इन पर्पस के लिए काम करते हैं उनको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है रेनोवेशन और रिपेयर के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। वैसे एक्सप्लेनेशन 3B है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन 3A, where any trust or institution has treated any sum received by it as forming part of corpus and subsequently any of the condition specified in clause A or B or C or D of said expression is violated, such sum shall be deemed to be the income of such trust or institution of the previous year during which the violation take place। मतलब ये जो 4 कंडीशन ऊपर हमने पढ़ी थी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 की ABCD में जो बताई गई, इसमें से कोई भी एक नहीं सेटिस्फाई होती है तो जिस साल भी वो सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब अगर आपने मोड में जो बताया गया स्पेसिफिकली 11.5 के मोड में इन्वेस्टेड रखना है पैसों को, नहीं कॉर्पस को इन्वेस्टेड रखा तो वो कॉर्पस टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल आपने उसको बाहर कर दिया है। वैसे एक्सप्लेनेशन 4 है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन अंडर क्लॉज ए और बी, एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस फ्रॉम द कॉर्पस एज रेफर्ड टू इन क्लॉज डी of this subsection shall not be treated as application of income for charitable or religious purpose, provided that the amount not so treated as application or part thereof shall be treated as application for charitable or religious purpose in the previous year in which amount or part thereof is invested or deposited back। अगर आपने कॉर्पस से लेके खर्चा किया है तो वो अलाउड नहीं है, वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। उस साल एप्लीकेशन माना जाएगा जिस साल आपने कॉर्पस में वापस डिपॉजिट कर दिए हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 से ही आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये समझ आता है कि जो एक्सेस आपका जो एप्लीकेशन है इनकम एक्सपेंडिचर में जो एक्सेस एप्लीकेशन आता था वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ रहा है दैट मीन्स आपने जरूर कॉर्पस से उसको यूटिलाइज किया है या फिर आपने लोन या बोरिंग्स आपने लिए तो उससे यूटिलाइज किया है। तो जिस साल आपका एक्सेस यूटिलाइजेशन आ रहा है या आपने लोन बोरिंग से यूटिलाइज किया कॉर्पस से, तो वो यूटिलाइजेशन नहीं माना जाएगा, उस साल माना जाएगा, उस प्रीवियस ईयर में माना जाएगा जब आप लोन बोरोइंग्स को रीपे कर देंगे या फिर कॉर्पस में उतने पैसे दे देंगे। मतलब जिस भी फॉर्म से आपने यूटिलाइजेशन किया आपको उतना वापस करना पड़ेगा, तभी यूटिलाइजेशन माना जाएगा। तो प्राइमा फेसिया लोन और बोरिंग से कोई भी एप्लीकेशन एंड कॉर्पस से एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन नहीं माना जाता है। एक्सप्लेनेशन 4 इंसर्ट कर दिया गया। वैसे एक्सप्लेनेशन 5 में बताया गया है कि कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉस या फिर डिडक्शन या कोई अलाउंस आ रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन आ रहा है, वो अलाउ नहीं होगा। तो ये था सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन तक मैंने आपको डिटेल में समझाया है। 1A कैपिटल एसेट से रिलेटेड है कि कैपिटल एसेट में कब यूटिलाइजेशन माना जाता है, जो कि सेम है। 1B इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर हमने जो
एक्सप्लेनेशन 2 की बात की, एक्सप्लेनेशन 1 में क्लॉज 2 की जो बात की थी, जो हम एक्यूमुलेट कर रहे थे किस रीजन से, जब हमें इनकम रिसीव ही नहीं हुई थी या कोई अदर रीजन था, और इसके लिए फॉर्म नंबर 9A भी फाइल किया था। तो जिस साल हमें इनकम रिसीव हुई उस साल या उसकी इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर इनकम डिराइव्ड हुई उस साल और इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, इन दोनों केस में, ए और बी दोनों केस में इनकम डीम टू बी टैक्सेबल हो जाएगी एज पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1B। उसमें यही बताया जा रहा है कि ये जो आपने अगर ऑप्शन एक्सरसाइज किया एक्सप्लेनेशन 1 के क्लॉज 2 में जो बताया गया है ए और पॉइंट ए एंड बी पॉइंट में, तो जिस साल आप रिसीव करते हैं और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर तक यूटिलाइज नहीं हो पाता, तो नेक्स्ट ईयर में वो डीम्ड इनकम मानी जाएगी। अब सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 में बताया गया, अगर आप 85% शॉर्ट हो जाते हैं, इस वजह से नहीं कि इनकम रिसीव ही नहीं हुई है, सब कुछ रिसीव हो गया, सब कुछ हो गया, बट हमारा उतना यूटिलाइजेशन है ही नहीं कि 85% तक हम मीट आउट कर पाए, हमारा सिर्फ 60% तक ही खर्चा हुआ है, एप्लीकेशन हुआ है। तो ये जो बाकी की 25% है, तो 25% को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर 5 years। तो इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। एक तो असेसिंग ऑफिसर को बताना पड़ता है थ्रू फाइलिंग फॉर्म नंबर 10, और इस केस में आप 5 साल से ज्यादा का एक्यूमुलेशन नहीं ऑप्ट कर सकते, 5 साल इज द मैक्सिमम। और आप जो ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं 25% तक पैसे, वो आपको स्पेसिफिकली सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में जो मोड्स डिफाइंड है उसमें इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना रहेगा। एंड आपको स्टेटमेंट फर्निश, ये जो स्टेटमेंट में जिसकी बात करी फॉर्म नंबर 10 की, वो आपको बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ITR 7 जब आप फाइल करो उससे पहले आपको फॉर्म नंबर 10 फाइल करना है। तो अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो आपका जो 25% शॉर्ट हो रहा है वो आप 5 years तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस वाज सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप ITR 7 भरेंगे ना, तब इन्हीं सेक्शन में बात होगी, वहां कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा। और अगर आप 5 सालों में इसको एक्यूमुलेट नहीं कर पाए तो जब 5 साल खत्म होंगे तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आपके एक्सप्लेनेशन था सेक्शन 11 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद 3A भी है, 3B है, एनी इनकम रेफर टू इन सबसेक्शन 2 विच इज अप्लाई टू पर्पस अदर देन चैरिटेबल। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो हमने सेक्शन 2 में, सबसेक्शन 2 में जो एक्यूमुलेशन 5 सालों की बात की है, अब आप इसको कैसे कैसे करेंगे तो क्या होगा। अगर आपने जो एक्यूमुलेटेड पैसे रखे हैं 25%, उसको अप्लाई कर देते हैं अदर देन चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस एज अफोरसेड और सीज टू बी एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट फॉर एप्लीकेशन, मतलब अदर देन जो चैरिटेबल पर्पस आपकी ट्रस्ट काम कर रही है उसके अलावा किसी और पर्पस में अप्लाई करते हैं, तो जो ये एप्लीकेशन है वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर इन्वेस्टेड नहीं रखते हैं पैसे को 11(5) में, तो भी जो एक्यूमुलेशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इज नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज सो एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट, 5 सालों तक नहीं कर पाए तो टैक्सेबल हो जाएगा। इज क्रेडिटेड और पेड टू एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA or any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution, इन सबको अगर आपने दे दिए हैं पैसे, रेफर टू इन सब क्लॉज 4 और 5 और 6 और 6A, तो भी shall be deemed to be the income of such person for the previous in which it is applied or ceased to be accumulated or credited or paid as the case may be। तो एक्यूमुलेटेड पैसों से आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है जो 11 सबसेक्शन 3 में बताई गई है। तो हमने सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा। वैसे ही 3A है, ये बताया गया कि जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि
इन कारणवश अगर आप ये कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाते तो टैक्सेबल हो जाती इनकम। बट आपकी सर्कमस्टांसेस जिसके कारण ये कंडीशंस अप्लाई नहीं हो पाई वो आपके बियॉन्ड द कंट्रोल हो, तो आप असेसिंग ऑफिसर से बात कर सकते हैं, वो फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं एक्यूमुलेशन और अलाउ कर सकते हैं एक्यूमुलेशन। ये सेक्शन सबसेक्शन 3A में बताया गया है। वैसे ही 4 में बताया गया है कि कोई भी इनकम अगर बिजनेस से रिलेटेड है, for the purpose of this section, property held under trust includes a business undertaking so held, and where a claim is made that the income of any such undertaking shall not be included in the total income of the person in receipt thereof, the assessing officer shall have power to determine the income of such undertaking in accordance with the provision of this act relating to assessment। मतलब कि अगर incidental है business, तो फिर असेसिंग ऑफिसर के पास है पावर है कि वो इस एक्ट के हिसाब से उसकी इनकम कंप्यूट करें। वैसे ही सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि सबसेक्शन 1 जो कि एग्जेम्पशन से रिलेटेड है, सबसेक्शन 2 हमने अभी देखा 85% एक्यूमुलेट, अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते तो एक्यूमुलेशन का ऑप्शन है आपके पास। 3 कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो डीम्ड इनकम माना जाता है। और वैसे ही 3A हमने देखा कि जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही वो गलती से नहीं हो पाई तो आप असेसिंग ऑफिसर से टाइम मांग सकते हैं। वो अप्लाई नहीं होगी किन इनकम में, इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन बीइंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस अनलेस द बिजनेस इज incidental to the attainment of the objective of the trust। मतलब अगर ऐसे बिजनेस एंड प्रोफेशन ट्रस्ट रन कर रहा है जो कि मेन ट्रस्ट के पर्पस से रिलेटेड ही नहीं है, दैट इज बिजनेस इज नॉट इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट, तो सबसेक्शन 1, 2, 3, 3A अप्लाई नहीं होगा। बट अगर बिजनेस इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है तो इन सेक्शन का वो बेनिफिट उस बिजनेस में भी मिल जाएगा। सेक्शन 5 में फॉर्म्स और मोड बताया गया है कैसे कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना है। तो दिस इज हाउ द मेन सेक्शन ऑफ सेक्शन 11 वाज। आपको ये समझना बहुत जरूरी है बिफोर फाइलिंग ITR 7। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि ITR 7 आप कैसे कैसे हम फिल करेंगे एक एक करके। तो आपको ये सेक्शंस याद रखना है, हो सके तो नोट्स बना लें। थैंक यू।